हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम लेके आए हैं भाई क्वेश्चन आंसर्स क्लास 12th की क्लास के लिए। एंड चैप्टर 2 फॉर किंग फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो जिन्होंने वन शॉट नहीं देखा भाई, बहुत बढ़िया वन शॉट है। 1 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर खत्म करा दिया बढ़िया तरीके से। वो जाओ और वन शॉट देखो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी कराने वाला हूँ वो कर लेना। ठीक है, इसमें गाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं जो कवर हो जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ भाई, जो बोर्ड्स में यार पक्की बात से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड जो मतलब बेसिकली बार बार रिपीट होते आए हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी, तो उस टाइप से क्वेश्चंस आज हैं, तो हम देखने वाले हैं। ठीक। अब देखो गाइस, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जिन्होंने अभी तक देखो वन शॉट नहीं देखा ना और सीधा ये वाली वीडियो देख रहे हैं, उनको चैप्टर थोड़ा कम समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब भी मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको यही बोला था, जब मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करा रहा था, तो पहले वन शॉट देखा करो। ठीक है, देन अपने आप से नोट्स बनाया करो, देन आया करो यहाँ भाई क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखने, फिर क्वेश्चन आंसर डन करके चैप्टर कर दिया साइड। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी तुम रखना। और गाइस देखो, एक ना मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, उसमें मैं बता दूंगा सारा टाइम कि कब कब क्लास 12th की वीडियो आएगी, कब कब क्लास 11th की वीडियो आएगी। ठीक है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई हमारे किंग फार्मर्स एंड टाउन्स के जो है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है, एनसीईआरटी के भी कवर्ड है, टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी का कंसेप्ट सारा कवर्ड है। ठीक है, नए सेशन के लिए 26-27 स्टार्ट करते हैं किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, पहले गाइज इसमें थोड़े एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो तुम्हें बड़े क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, हु डिसाइफर्ड, मतलब पहले एक बार पेन वो कर लूं यार थोड़ा। ठीक है, हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट को किसने डिसाइफर करा था? वन शॉट में बताया हुआ था भाई, जेम्स प्रिंसेप ने करा था। एंड कब करा था भाई? 1838 में करा था। ठीक है, ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट जो थी उसको जेम्स प्रिंसेप ने वो करा था डिसाइफर 1838 में। इसमें ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट ने अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल पियादसी यूज फॉर अशोका? ठीक है, जब ये जेम्स प्रिंसेप ने भाई इंस्क्रिप्शन फाउंड करे, मतलब सॉरी लैंग्वेज डिसाइफर करी और इंस्क्रिप्शन फाउंड करे अशोका के, सो इसमें इन्हें एक वर्ड दिखा पियादसी, उसका मतलब क्या है वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, पियादसी का मतलब है पीजेंट टू बी होल्ड। क्या मतलब है भाई? पीजेंट टू बी होल्ड मतलब देखने में जो सुंदर, जो अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे, उसका मतलब है पियादसी। पियादशी का मतलब। ठीक है, और ये अशोक के लिए यूज हुआ है क्योंकि अशोक देखने में सुंदर होंगे भाई, ब्यूटीफुल होंगे, तो उसके इंस्क्रिप्शन में यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वैसे भी और थोड़ा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे इंडिया में, एंड किसने इशू करे थे? ठीक है, नेम द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इशूड इन इंडिया, हु इशूड देम? सो गोल्ड कॉइन्स वर फर्स्ट इशूड बाय कुशान्स रूलर। कुशान रूलर ने इंट्रोड्यूस करे थे सबसे पहले, कब? फर्स्ट सेंचुरी सीई में कुशान्स ने। ठीक है, इनके गोल्ड कॉइन्स उन्होंने फर्स्ट इशू करे थे। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्योर गोल्ड कॉइन किसके थे, प्योर वर्ड आ जाता है, प्योर वर्ड आ जाता है, सॉरी प्योर वर्ड आ जाता है, प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करे थे इंडिया में, तो क्या लिखोगे तुम? गुप्ता रूलर्स ने करे थे। क्या लिखोगे भाई? गुप्ता, एक सेकेंड, गुप्ता रूलर्स। ठीक है, गुप्ता रूलर्स ने करे थे फर्स्ट इंट्रोड्यूस। समझ आ गई? गुप्ता रूलर्स ने प्योर, प्योर देखो, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स तो कुशान रूलर्स ने इंट्रोड्यूस करे थे, एंड प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने करे थे? गुप्ता रूलर ने इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, एक पॉइंट है, आ जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। श्रेणीज का मतलब क्या? वन शॉट में बताया था, श्रेणीज इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, श्रेणीज का मतलब होता है बेसिकली गिल्ड्स। क्या मतलब होता है भाई? गिल्ड्स। गिल्ड्स मतलब जो वो नहीं बना लेते, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते, ग्रो बना लेते हैं। ग्रो मतलब जैसे
तुम कह सकते हो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ होके एक ही जैसा काम करें, वो श्रेणीज होती हैं, गिल्ड्स होते हैं। ये बेसिकली कौन बनाते थे? क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स बनाते थे। श्रेणीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली गिल्ड्स होता है। अरे क्या हो जाता है, कोई नहीं, अब हो गया, ठीक है बेटा। श्रेणीज का मतलब बेसिकली गिल्ड्स है ना। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिगा? बताया हुआ वन शॉट में मेगास्थनीज है इंडिगा का ऑथर। ये ग्रीक एम्बेसडर था भाई। कौन था ये? ग्रीक एम्बेसडर ऑफ द टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर का। मतलब ग्रीस से आया था ये मेगास्थनीज, इसने इंडिगा लिखी थी, कोर्ट पोइट था चंद्रगुप्त मौर्य का, एम्बेसडर था, मिनिस्टर कह सकते हैं, पोइट नहीं मिनिस्टर। अब यहाँ से गाइस देखो बड़े क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो अभी हमने देखे एक एक मार्कर के जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। अभी थोड़े 6 मार्कर और 3 मार्कर के हिसाब, 6 मार्कर तो तुम्हारे आते नहीं, हाँ 8 मार्कर और 3 मार्कर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। Why did मगध became the most powerful महाजनपद? बताओ, जिसने यार मेरी शॉर्ट वीडियो देख ली होगी ना, मैंने इस पे शॉर्ट्स भी डाली थी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने शॉर्ट भी डाली थी, एक शॉर्ट्स। सो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। वहाँ तो मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लिया था, यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या चीज़ हमें यहाँ दिखेगी। भाई मगध ही क्यों एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद था? मगध ऐसे क्यों महाजनपद था पावरफुल? सबसे पहला भाई, आयरन माइंस की वहाँ अवेलेबिलिटी थी, बताया था मैंने। वहाँ नेचुरल आयरन माइंस मिलती थी, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाने के लिए एंड एग्रीकल्चर टूल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाने के लिए एंड एग्रीकल्चर टूल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और ये जो है ना मगध, ये मॉडर्न डे झारखंड है, ये याद रखना। दूसरी चीज भाई, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ क्या है, डेंस फॉरेस्ट थे मगध के, झारखंड के आसपास ना यार डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, तो वहाँ एलिफेंट ज्यादा मिलते थे, जो कि एक क्रूशल पार्ट थे मगधन की आर्मी में। आर्मी में जो एलिफेंट्स था ना, एलिफेंट्स तो उनका क्रूशल रोल होता था। एक अपनी भाई अपनी टोरा दिखता था जब किसी मगध मगध में, जैसे मॉडर्न एम्पायर है भाई, मॉडर्न एम्पायर में एलिफेंट है आर्मी में भाई, अपना अलग टोरा, बड़े बड़े हाथी गजहाथी लेके घूमते थे, अपना अपना है यार। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि भाई गंगा रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो वहां से पास हो रही थी। ठीक है, उस साइड से मॉडर्न डे झारखंड बिहार है, वहां से गंगा पास होती है, सबको पता है। ठीक है, जो बिहार में और झारखंड में भाई आसपास रहते होंगे उनको पता भी होगा, वो गंगा रिवर की पूजा भी करते हैं शायद। गंगा रिवर की पूजा नहीं, गंगा रिवर पे शायद हाँ सन गॉड की पूजा करते हैं, छठ पूजा पे, उनको तो पता ही होगा, क्योंकि वहाँ गंगा रिवर पास होती है और वो एक चीप एंड इजी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे का पॉइंट देख लेते हैं। एग्रीकल्चर भाई, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि यहाँ जो है बेसिकली रिवर पास होती है, तो यहाँ पानी की इनको कोई कमी नहीं होती। लैंड एलुवियल सॉइल है, लैंड फर्टाइल है, जिससे हाई प्रोडक्शन होती है फूड। देन कुछ एम्बिशियस किंग, बहुत भाई महान राजा रहे हैं यहाँ, जैसे बिम्बिसार हो गया, महापद्मनंद हो गया, अजात शत्रु जैसे, जिन्होंने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज की वजह से अपना एम्पायर जो है वो एक्सपैंड करा है। आगे बढ़ते हैं हम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ जाता है, हाउ वॉज द मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेड? भाई मौर्यन एम्पायर भाई इतना वास्ट एम्पायर है अपना, अफगानिस्तान से लेकर तुम्हारा भाई कलिंग तक जा रहा है ये एम्पायर, सोच सकते हो तुम यार। देखो, इमेजिन करके देखो भाई, आज का अफगानिस्तान कहाँ और कलिंग उड़ीसा में वो कहाँ, इतना बड़ा एम्पायर जो है वो मौर्यन एम्पायर बन चुका था उस टाइम में। ये अपना 600 BC से 600 सी के बीच में इतना बड़ा एम्पायर यार ये बन चुका था। सो बेसिकली यहाँ कैसे जो है मॉडर्न एम्पायर जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कैसे होता था? भाई इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए ना कुछ यार बेसिकली बहुत सारे मेजर सेंटर्स चाहिए, मतलब मेजर सेंटर्स कह सकते हैं प्रो, जो मतलब इम्पोर्टेंट जगह होनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई इनका कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ये इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, देन तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्ण नगरी। ठीक है,
उज्जैनी नॉर्थ में, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में, तोसाली ईस्ट में, एंड स्वर्ण नगरी हमारी जो थी वो साउथ में थी। समझ आ गई बात? क्या बोला मैंने? फिर से देखो, मेरे साथ साथ बोलो। तक्षशिला, उज्जैनी से चालू करो। उज्जैनी, उज्जैनी नॉर्थ में, स्वर्णगिरी साउथ में, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की साइड तुम कह सकते हो, तोसाली ईस्ट में जा रही है वेस्ट बंगाल की तरफ। समझ आ गई बात? ये तुम पहला पॉइंट लिखोगे। 5 मेजर सेंटर्स बना रखे थे। देन यूनिफॉर्मिटी थी भाई। यूनिफॉर्मिटी कैसे थी? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ जो है कि जो ऐसा नहीं है कि जो इनके जो कैपिटल है और जो अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे तक्षशिला में तो भाई इनकी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तो साली में है ही नहीं। ऐसा नहीं था, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। जितना कंट्रोल तक्षशिला पे है उतना तोसाली की साइड पे भी था। जितना कंट्रोल तक्षशिला की साइड पे उतना तोसाली की साइड पे भी था। वरना तो यार एक जगह से एम्पावर बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक जगह से बेकार हो जाएगा, है ना? तो ये सिस्टम था। आगे बात कर लेते हैं भाई। मेगस्थनी कमेटीज फॉर आर्मी, मैंने तुम्हें वन शॉट में बता रखा था कि जो मेगस्थनी है जिसने इंडिका लिखी है, उसने अपनी बुक में मेंशन करा है इंडिका में कि हमें 6 सब कमेटीज दिखती हैं जो कि हर एक चीज मैनेज करती हैं। पहली जो थी वो थी नेवी, जो नेवी को मैनेज करती थी। दूसरी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तीसरी इन्फेंट्री। फोर्थ जो थी वो कैवेलरी। एंड जो बेसिकली फिफ्थ थी वो चैरियट्स। एंड सिक्स्थ जो थी वो एलिफेंट्स। ठीक है, ये देखो गाइस, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये तो चलो तुम्हें समझ आ गया होगा। ये जो मैं आंसर्स लाया हूँ ना, ये प्योर फुल शॉट आंसर्स नहीं है। दीज आर नॉट प्योर फुल शॉट आंसर। जैसे मैं हमेशा से बताता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पॉइंट्स लेके आता हूँ जिससे तुम्हें क्वेश्चन का करेक्ट समझ आए, एंड तुम एनसीईआरटी से खुद आंसर बना के लिखा करो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम आंसर्स खुद बना के लिखा करो, इससे तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। मैं यहाँ स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ। समझ आ गई बात? आओ आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा रहता था धमामा मताज पॉइंट कर रखे थे, ठीक है, अलग अलग जगह। ठीक है, मॉडर्न एम्पायर एडमिनिस्टर, इसलिए तो भाई अशोक ने धम्मा मताज अपॉइंट कर रखे थे जो कि मैसेज ऑफ धम्मा को स्प्रेड करते थे। ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस करो भाई, मतलब बेसिकली डिवाइनिटी से कनेक्ट हो, ये धम्मा का मैसेज था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्हाट स्ट्रेटजीज वर यूज्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज करी हुई थी उस टाइम पीरियड में? देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें बता रखा है भाई, आयरन टिप्ड प्लो शेयर। आयरन टिप्ड प्लो शेयर, ये हो एग्रीकल्चर से प्लो एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर गए थे। ठीक है, जहां पर ज्यादा फर्टाइल लैंड्स थे जैसे गंगा वैली, उसके आसपास जो है इन्होंने प्लो चलाना शुरू कर दिया था। प्लो के ऊपर इन्होंने आयरन की टिप लगाई थी, ऐसे प्लो जैसे खोदते हैं यार, सबके यहाँ होता है प्लो, सबके यहाँ होता है। ठीक है, वो एंड हो से प्लो पे शिफ्ट हो गए थे। आगे हम बढ़ लेते हैं भाई। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी करा था इन्होंने। पैडी मतलब राइस। ठीक है, यहाँ राइस ज्यादा लगाते थे। पैडी इन कौन सी टेक्निक से? ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक से। कौन सी टेक्निक से? ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक से, जिससे ईल्ड इंक्रीज हुई। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी क्योंकि मोर लेबर यहाँ रिक्वायर्ड थी। ठीक है, मेहनत ज्यादा लग रही थी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी थी। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा इस चैप्टर में हमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। इरिगेशन, इरिगेशन भाई अच्छी थी। जैसे बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स करवाए थे किंग्स ने, टैंक्स का कंस्ट्रक्शन कराया, कैनल का कंस्ट्रक्शन कराया। ठीक है, और बेसिकली सुदर्शन लेक जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? रुद्रदमन ने। शाका रूलर था, शाक डायनेस्टी का रूलर रुद्रदमन। समझ आ गई? डाइवर्सिफिकेशन, आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई यूज ऑफ होज इन सेमी एरिड एरियाज वेयर प्लो, जहाँ यार प्लो काम नहीं आते थे ना, वहां तो हो ही यूज हो रहा था। ठीक है, जैसे मतलब सेमी एरिड एरियाज तुम्हारे गुजरात हो गया, गुजरात से थोड़ा राजस्थान से, वहाँ नहीं, इंडिया ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला रीजन नहीं, उससे पहले थोड़ा सेमी एरिड एरिया गुजरात का और राजस्थान का, पहले वाला मतलब
कह सकते हैं तुम राजस्थान के ईस्ट ईस्ट राजस्थान वाला ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। What are the limitations of inscriptional evidence? भाई ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो तुम अगर ऐसे जैसे मैंने लिखा है ना, एज इट इज भी लिख दोगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, इससे ऊपर है ही नहीं कुछ इसमें। इसलिए मैं इसका क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये कितने, हाँ ये है ये। चलो, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शन की क्या लिमिटेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाई हमें टेक्निकल इश्यूज हमें दिखने को मिलते हैं, जैसे लेटर जो है वो कभी फेंटली इंग्रेव्ड होते हैं, डैमेज होते हैं या मिसिंग होते हैं। फेंटली इंग्रेव्ड का मतलब ढंग से जो है वो इंग्रेव नहीं किए जाते किसी भी मेगालिथ पे या किसी भी स्टोन पे, ढंग से इंग्रेव नहीं किए जाते, लिखा नहीं जाता, डैमेज हो जाते हैं भाई, बहुत टाइम के है, मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इंटरप्रिटेशनल इश्यूज, एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता, ठीक है, जो कि यूज हुआ है भाई, इतनी पुरानी ओल्ड प्राकृत और संस्कृत की जो है इंस्क्रिप्शन है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम अभी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कई जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो डिसाइफर नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे होते हैं भाई। पर जेम्स प्रिंसप ने ब्रह्मी और खरोष्टी को 1838 में डिसाइफर कर दिया था। आगे बढ़ लेते हैं। सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैं तुम्हें इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग में बेसिकली क्या आ जाता है तुम्हारा, कि जो उस टाइम पे ना किंग्स जो हैं वो ज्यादा जो है इंस्क्रिप्शंस को प्रमोट करते थे, वो ज्यादा जो है वो अपने अपने ऊपर अपनी बड़ाई के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन इनग्रेव करवाते थे, है ना। सो बेसिकली हमें इंस्क्रिप्शन से वो ही पता लगता है जो कि किंग बताना चाह रहा है, जो कि किंग लिखवा रहा है। इंस्क्रिप्शन से हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पता लगता बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट पिक्चर, भाई कुछ इंस्क्रिप्शन जो है ना वो सरवाइव ही नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता ही नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। अभी का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है। मेंशन द फीचर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉइनेज इन दिस पीरियड। मतलब दिस पीरियड आपका वही 600 BC से 600 CE के बीच में हमें ट्रेड एंड कॉइनेज बतानी है। ठीक है, इसमें देखो, गिल्ड एंड श्रेणीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स दैट रेगुलेटेड द प्रोडक्शन एंड प्राइजेस। ठीक है, बेसिकली ट्रेड, जहाँ भी ट्रेड आया ना वहाँ तुम श्रेणीज वर्ड मेंशन जरूर करना, क्योंकि ट्रेड में ही जो है ना ये गिल्ड्स बना लेते थे और मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे, और उसी हिसाब से सारा वही ऑर्गेनाइजेशन प्राइस जो है वो सेट करती थी, जो भी कुछ ट्रेड करना है, और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है वो ट्रेड होती थी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भाई पंच मार्क्ड कॉइन्स। जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो अर्लीस्ट कॉइन्स हैं जो कि सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। जो अगर क्वेश्चन आया ना सबसे पुराने कॉइन्स बताओ, तो बताओगे तुम पंचमार्क कॉइन्स जो है वो सबसे पुराने कॉइन्स है जो कि सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। ठीक है, आगे गोल्ड कॉइन्स, फर्स्ट जो है वो कुशांस ने इशू करे थे। ठीक है, और प्योर गोल्ड कॉइन्स गुप्ता रूलर ने इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, देन दे वर आइडेंटिकल, जो गोल्ड कॉइन्स जो है कुशांस के वो आइडेंटिकल थे रोमन कॉइन से। ठीक है, किसमें, वेट में, वेट दोनों का सेम था, जो रोमन कॉइन्स थे उनका वेट भी और कुशांस के कॉइन्स थे उनका वेट भी। और रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होती थी इनकी, साउथ इंडिया के थ्रू ये ट्रेड करते थे, और पानी से मतलब मैरी टाइम ट्रेड होती थी। मैरी टाइम ट्रेड मतलब पानी के थ्रू, सी के थ्रू ये ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर से, इसके एविडेंस भी हमें मिले वे। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो ना तो मेरे से पूछ लेना तुम कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से जो है ये इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सब कवर कर दिए। ठीक है, थैंक यू, है ना। और यार अगर तुम्हें वीडियो में कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिला है, कुछ तुम्हें यार सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और हिस्ट्री हब 11th एंड 12th आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहेगा। आपका ही चैनल है गाइस, मेरा क्या, आप लोगों का ही चैनल है। ठीक है, सो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और तो क्या ही बोले, है ना।
मिलते हैं फटाफट से यार नए वन शॉट के साथ। किंगशिप कास्ट एंड क्लास जो है उसके साथ हम मिलते हैं। नो, हमें हटाओ। किंगशिप कास्ट एंड क्लास के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और टाइम टेबल जो है वो भी तुम्हारा, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, वो तुम देख लेना। कल ही ला दूंगा यार, संडे को एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। बेसिकली ये था तुम्हारे पूरा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और किंगशिप कास्ट एंड क्लास के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को थर्ड चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।